साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आप सभी की डिमांड पर आज मैं पर्यावरण अध्ययन का एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वह आपके एग्जाम में आने की इनकी पूरी संभावना है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाएंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं हम इस प्यारी सी क्लास को। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? बताएं आप लोग। साथियों, यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प बी। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर 5 वायुमंडलीय परतें मौजूद हैं, जिनके नाम क्या हैं? क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? बताएंगे आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप आंसर सोच रहे हैं, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? भोजन के पश्चात, रात्रि में, प्रातःकाल, खाली पेट या जब भी समय मिले। साथियों, वैसे देखा जाए तो व्यायाम के लिए कोई भी निश्चित समय नहीं है, लेकिन सबसे उपयुक्त माना गया है प्रातःकाल, खाली पेट। राइट आंसर यहाँ पर विकल्प सी के साथ जाएगा। क्लियर? और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास का लाभ ले सकें। तीव्र गति से आने वाली आपदा नहीं है। देखिए साथियों, आपदाएं दो प्रकार से होती हैं। एक तो मंद गति से आने वाली आपदा और एक आती होती हैं तीव्र गति से। जैसे यहाँ पर देखें, चक्रवात, ये क्या है? अचानक आ जाता है, मतलब यह तीव्र गति से आने वाली आपदा है। बाढ़ भी क्या है? तीव्र गति से आने वाली आपदा है। लेकिन जो विकल्प सी में कहा गया है सूखा, देखिए जो सूखा पड़ता है यह है धीरे धीरे होने वाली आपदा है ना कि तीव्र गति से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा विकल्प सी। क्लियर? चलिएगा साथियों, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? पक्षी, चूहे और शेर का आश्रय क्रमवार होता है। बताएंगे आप लोग। इन तीनों का जो आश्रय है वह क्या होता है क्रमानुसार? तो आपको मालूम है, पक्षी कहाँ रहता है? घोंसला में रहता है। चूहा रहता है बिल में और शेर रहता है मांद में। तो ऐसा दिया हुआ है हमें विकल्प डी में, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? आप लोग भी साथ साथ आंसर देते जाएं और कॉपी में नोट करते जाएं आपके कितने जवाब सही हो पाते हैं, क्योंकि आज के जो क्वेश्चन हैं बिल्कुल लेवल के क्वेश्चन हैं, जैसे प्रश्न एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र होते हैं? आप सभी लोगों ने देखा होगा, जो ओलंपिक देखता होगा, तो ओलंपिक ध्वज में क्या होता है साथियों? इस तरह से चक्र होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये चक्र होते हैं। तो ऐसे साथियों ओलंपिक ध्वज में 5 चक्र होते हैं। कितने होते हैं? 5 चक्र होते हैं, जो कि 5 महाद्वीप को इंगित करते हैं। ठीक है, ये सभी जो 5 चक्र होते हैं यह अलग अलग कलर के होते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है, इस तरह से होते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण को मापने के लिए किसकी माप की जाती है? बताइए आप लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मान लीजिए कोई नदी है और आपको पता करना है इस नदी का प्रदूषण स्तर क्या है। तो इसके लिए क्या होता है? एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है BOD, जिसका मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की माप की जाती है कि ऑक्सीजन कितनी है, उसी के हिसाब से पता चल जाता है कि प्रदूषण कितना है। क्लियर? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके पेडागोजी का क्वेश्चन है। समूह चर्चा में खालिस्तान लगता है तथा खालिस्तान स्तर के ध्यान तथा लगन की आवश्यकता होती है। बताइए आप लोग, ये जो दोनों जगह पर आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए, जो समूह चर्चा होती है ना,
उसमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है पहली बात तो, और उसमें क्या होता है, हमें सभी के विचारों को ध्यान में रखना होता है। तो हम कह सकते हैं उसमें हमें उच्च स्तर के ध्यान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा विकल्प ए होगा, उसमें ज़्यादा समय भी लगेगा और ऊंचे स्तर के ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। क्लियर है ना? चलिएगा अगला क्वेश्चन है, और हमेशा मैं आपसे यही बोलता हूँ, जो भी आप पढ़ो उसको समझो और बाद में पढ़ो, तभी कोई फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं है। अगला देखिएगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड या इंग्लिश में कोर कहा जाता है, बताना है इसका निर्माण किन तत्वों द्वारा हुआ है ना? जो हमारी पृथ्वी है ना, इसके बीच वाले भाग के बारे में पूछा गया है। तो साथियों, इसका जो निर्माण हुआ है वह हुआ है निकेल से और लोहे से। ठीक है, तो राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प सी होगा। इसलिए साथियों, इस वाले भाग को क्या कहा गया है, निफे कहा गया। क्या कहा गया है? निफे। मतलब इसमें निकेल भी और लोहा भी है। ठीक है, चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंदौर के पारसी क्रिकेट क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पहला प्रश्न यही बनेगा कि पारसी क्रिकेट क्लब कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो आप बताइएगा कहाँ पर है। इंदौर में है, जिसकी स्थापना हुई थी 1890 में। राइट आंसर विकल्प ए होगा। और ध्यान रखना, ये जो पारसी क्रिकेट क्लब है यह भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब है। क्लियर? चलिएगा इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आप लोग भी साथ साथ आंसर देते जाइएगा और बाद में आप जरूर बताना कि आपने कितने जवाब सही दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन उन्मूलन का परिणाम नहीं है? देखिए, उन्मूलन का मतलब होता है कि किसी भी चीज को समाप्त होना। वन उन्मूलन मतलब क्या है? वनों का समाप्त होना। तो देखिए, यदि वन समाप्त होंगे तो क्या होगा? उससे तापमान में वृद्धि होगी, बिल्कुल भाई होगी। प्रदूषण भी बढ़ेगा, बिल्कुल। और वन जब कम हो जाएंगे तो वर्षा कम होगी, तो इससे हमारा जो जल स्तर है वो भी क्या है? कम हो जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है तापमान में कमी, तो यह वन उन्मूलन से नहीं होता है ना? राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प सी होगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है। ईवीएस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? यहां पर हमें नेगेटिव पॉइंट देखना है। तो देखिए, ईवीएस की प्रकृति एकीकृत है, बिल्कुल हमने पढ़ा हुआ है कि जो ईवीएस है यह हम बात करें पर्यावरण अध्ययन है, इसकी प्रकृति कैसी है? एकीकृत है। और यह बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित होता है, बिल्कुल। ईवीएस विद्यार्थियों को उनके पर्यावरण का पता लगाने के अवसर प्रदान करता है, सही है। यहां पर लिखा गया है विकल्प डी में कि यह परिभाषाओं पर जोर देता है, तो भैया मेरे परिभाषाओं पर जोर नहीं देता, ये नेगेटिव पॉइंट है, यही अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी गुजरती है? पहला प्रश्न बनेगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो आप बताइएगा उत्तराखंड में है। और इससे होकर जो नदी जाती है उसका नाम है रामगंगा नदी। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लोराइड से दूषित पेयजल की वजह से कौन सा रोग हो जाता है? मान लीजिए जो आप पानी पीते हैं वह फ्लोराइड से प्रदूषित है या दूषित है, तो इससे आपको कौन सा रोग होगा? तो बताइएगा। फ्लोराइड से होता है फ्लोरोसिस। क्या होता है? फ्लोरोसिस होता है। राइट आंसर होगा विकल्प सी। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन एमपी टेट 2022 में पूछा गया था। ठीक है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक कचरे को डीजल में बदलने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है? तो साथियों, ये जो संयंत्र स्थापित किया है यह हुआ है उत्तराखंड के देहरादून में, है ना? राइट आंसर यहां पर क्या होगा? हमारा विकल्प डी होगा। ठीक,
चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त में किसकी अधिकता होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाता है। ब्लू बेबी है ना, इसके नाम से मतलब नीले रंग की जो त्वचा है वह बेबी की हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो रोग होता है यह नाइट्रेट की अधिकता से होता है। इसमें बच्चे की जो त्वचा होती है वह कैसी है, नीली हो जाती है ना। और पारा से आपको मालूम होगा मिनी माता रोग होता है ना। फ्लोराइड से कौन सा होता है, फ्लोरोसिस होता है। और कैडमियम से कौन सा होता है, शायद ईटाई रोग होता है ना कैडमियम से, जहां तक मुझे मालूम है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है यहां पर, अधिगम हेतु भ्रमण के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित किया जा सकता है। यदि देखिएगा, यदि आप जो अधिगम है वह भ्रमण के माध्यम से करते हैं तो इसमें आपके अंदर एक कौशल विकसित होगा। क्या होगा, आंकड़ों को एकत्रित करना और उनका विश्लेषण करना। राइट आंसर यहां पर होगा विकल्प ए। कौन सा होगा, राइट आंसर विकल्प ए होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई थी। जो हमारा इसरो है, इसरो का पूछा गया है यहां पर, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। कब की गई थी, 15 अगस्त 1969 को। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प ए होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आ गया है हमारी स्क्रीन पर। 1998 के पोखरण परमाणु परीक्षण में कौन सा बम था। देखिए पोखरण है, ये है कहां पर, तो आप बताइएगा। ए है हमारा राजस्थान में, है ना। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में क्या है, 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ था, जिसमें कौन सा बम था, तो आप बताइएगा हाइड्रोजन बम। क्लियर, राइट आंसर यहां पर विकल्प बी होगा। ओके, अगला देखिएगा, हरी खाद से तात्पर्य है। हरी खाद से क्या तात्पर्य होता है, आप लोग सोचें इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो लेग्यूमिनस पौधों की हरी फसल उगाना, ये यहाँ पर जो विकल्प बी में दिया हुआ है, ये अपने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए यहां पर सौरमंडल का भाग क्षुद्र ग्रह होता है, बिल्कुल। धूमकेतु भी होता है, ग्रह भी होता है ना, ये सभी होते हैं। लेकिन इनमें कहा गया था कौन सा नहीं है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं है ना, क्योंकि तीनों विकल्प आपके नहीं हो रहे हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि जो क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रह हैं, ये सभी सौरमंडल के भाग होते हैं। परितंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, तो इस शब्द का जो प्रयोग है 1935 में किसके द्वारा किया गया था। मैं आपको बता चुका हूं कि 1935 में जो हमारे टांसले महोदय हैं, इन्होंने अपनी बुक थी इनकी, है ना, इनकी बुक थी इकोलॉजी, उसमें इन्होंने इसका प्रयोग किया हुआ था। किसने किया था, ए.जी. टांसले ने। राइट आंसर होगा विकल्प सी। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, हैजा एवं आंत ज्वर किससे फैलता है। आंत ज्वर को समझिए आप, टाइफाइड की यहां पर बात हो रही है ना, टाइफाइड को ही बोला गया आंत ज्वर। तो जो हैजा होता है और टाइफाइड होता है, ये दोनों ही क्या है, जीवाणु से फैलते हैं, बैक्टीरिया से फैलते हैं। राइट आंसर विकल्प सी होगा। अब आप लोग हमें कमेंट में बताइए कि जो हैजा होता है एक किस बैक्टीरिया से फैलता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। और टाइफाइड
किस बैक्टीरिया से फैलता है उसका भी आपको नाम कमेंट में बताना है। चलिएगा अगला देखिएगा, कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास, तो कपास का प्रमुख घटक होता है सेलुलोज, है ना। राइट आंसर विकल्प सी होगा। क्या होगा? विकल्प सी। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए साथियों, जो 2022 में एग्जाम हुए थे उसमें हर शिफ्ट में देखा जाए मैक्सिमम अधिनियम से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण अधिनियम है, चाहे हम बात करें जल प्रदूषण अधिनियम, वायु प्रदूषण अधिनियम एवं ऐसे बहुत सारे अधिनियम हैं, ये सारे आपको मालूम होना चाहिए। तो वायु प्रदूषण अधिनियम हुआ था पारित 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों ये वाला, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व कैंसर दिवस, तो यहां पर राइट आंसर होगा विकल्प सी। 4 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और आप लोगों से यही कहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। इसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है, ठीक है ना, मैं कोई आपसे पैसा ले रहा हूं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रमुख घटक या अवयव कौन से हैं? तो जो हमारा पारिस्थितिकी है, इसके जो 2 प्रमुख घटक या अवयव हैं वह होते हैं जैविक और अजैविक। कौन से होते हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन है क्या? तो देखिए जो हमारा विटामिन B12 है, इसका रासायनिक नाम होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और विटामिन B12 में क्या है? कोबाल्ट पाया जाता है। एक क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो बताइएगा विटामिन B12 में। और जो भी विटामिन है इनके आपको रासायनिक नाम याद होना चाहिए। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है ना। इस तरह से आपको सारे याद कर लेना है। भारत किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विकास सर्वाधिक होता है? बताइए आप लोग, भारत के किस क्षेत्र में जो झूमिंग कृषि से वनों का सर्वाधिक विनाश होता है? तो जो नागालैंड साइड देखा जाए तो हम कह सकते हैं जो उत्तर पूर्वी भारत के जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर, ठीक है, झूमिंग कृषि, इससे बहुत नुकसान हो रहा है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया है यहां पर पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। क्या बिगाड़ता है? पशुपालन, भाई पशुपालन, कृषि, उद्योग धंधे या परिवहन। तो चारों में से सबसे ज्यादा हानि किससे हो रही है? तो आप कहोगे उद्योग धंधों से। क्यों हो रही है? जैसे मान लो बड़े बड़े उद्योग हैं, इनसे क्या है, जो रासायनिक पदार्थ रिलीज हो रहे हैं उनसे क्या है, बहुत प्रकार के प्रदूषण फैल रहे हैं, खास करके जल प्रदूषण, क्योंकि वह क्या है, नदियों में बह के जा रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से जैव निम्नकरणीय है। जैव निम्नकरणीय का मतलब होता है जो आसानी से अपघटित हो जाए, जैसे फल हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, है ना, कागज हो गया, ये क्या है, जैव निम्नी है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ए होगा। तो साथियों यहां पर आज हमने प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने टोटल 30 क्वेश्चन किए हैं। आप लोग हमें बताइए कमेंट में कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। इसके अलावा क्लास कैसी लगी वो भी आप बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।